हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में। तो आज हम सीखेंगे प्लेनेट अर्थ के बारे में। तो ये जो प्लेनेट अर्थ है ये सन का रिवोल्यूशन करती है, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ओरियन जिग्नस आर्म, जो कि एक ये मिल्की वे गैलेक्सी, आप लोग सुना है मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, है ना? इस टाइप की होती है, कुछ स्पाइरल शेप में, है ना, ऐसे ऐसे निकल रहे होते हैं, है ना। तो इसमें कितने स्पाइरल्स होते हैं? ये 4 स्पाइरल्स होते हैं इसमें, है ना। उसमें से एक स्पाइरल है ये ओरियन जिग्नस आर्म, ठीक है। 4 आर्म है इसके। आर्म क्या होता है? बाहें, है ना। तो ऐसे ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसकी कितनी बाहें हैं? 4, है ना। तो जिस आर्म में ये लोकेटेड है हमारी अर्थ, तो वो कौन से में उसमें है? ओरियन सिग्नस आर्म, ठीक है, याद रहेगा। और हाईलाइट और किया है मैंने, ठीक है। तो जो हाईलाइटेड है वो आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक। तो ओरियन जिग्नस आर्म में लोकेटेड है। और कौन सी गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, जिसको हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं, ठीक। और ये कौन से पार्ट पे लोकेटेड है? 2/3 ऑफ द वे, ठीक है, 2/3 हिस्से में। पूरा रास्ता जो है, पैसेज जो है, उसके 2/3 हिस्से में, ठीक। फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अर्थ के बारे में। वो क्या क्या है? जैसे कि इसका शेप कैसा है? बिल्कुल स्फीयर की तरह नहीं है, स्फीयर भी है और ऊपर और नीचे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां से थोड़ा सा प्लेन है। तो इस प्लेन सरफेस और स्फीयर के सरफेस को मिला के हम क्या कहेंगे? ओब्लीट स्फेरॉइड, ठीक है। क्या नाम है हमारा? ओब्लीट स्फेरॉइड। क्या मतलब है इसका? स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, मतलब पूरा स्फीयर, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे फिजिकल फोर्स लगा के थोड़ा सा आपने कंप्रेस कर दिया उसको, ठीक। तो ये वाला शेप हो गया आपका। और फिर रोटेशन क्या होता है? रोटेशन हमें ये बताता है कि जो डे और नाइट अकरेंस होता है हमारा, ठीक है, जो 24 घंटे में ये कवर करती है, ठीक। फिर रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन मतलब सन के चक्कर लगाना, है ना। कितने दिनों में एक सन का चक्कर कवर कर लेती है? तो वो कितने हो जाएंगे? 365.25 डेज, ठीक है। और इतना ही हमारा एक साल का भी समय होता है ना। एक साल का पीरियड कितना होता है? 365 डेज, ठीक। और डे और नाइट का क्या मतलब है? जो मून है वो कितने देर में चक्कर लगा लेता है ना, एक दिन में। तो ये 3 चीजें हमने कवर की। अब उसके बाद अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किन किन चीजों से मिलके बना है ना। जैसे क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जो भी हमारी अर्थ है वो किन चीजों से मिलके बनी है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब सबसे जो इनर पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, फिर उसकी जो आउटर लेयरिंग है उसको क्या बोलेंगे, फिर एक और लेयर है उसके बाहर की, और जो सबसे आउटेस्ट लेयर है, ठीक है, सबसे बाहर की लेयर। तो हमारी अर्थ में 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। और ये इसके आपके डायमेंशंस लिखे हैं, मेजरमेंट लिखी हैं कि इनकी डेप्थ कितनी कितनी है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है ना, कि क्रस्ट की कितनी डेप्थ है, तो आप उस पर टिक कर दोगे आंसर्स पे अपने, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। अब आइए थोड़ा और इन्हें एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट में हमारा क्या है? द कंपैरेटिवली थिन आउटर शेल ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ की सबसे थिन और सबसे बाहरी लेयर, ठीक है, सबसे आउटर लेयर, ये जो आपको लेयर दिख रही है सबसे आउटर लेयर, ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं, वो वाली लेयर। तो और ये कितनी, इसकी थिकनेस कितनी है, डेप्थ कितनी है? 40 किलोमीटर्स के बराबर, ठीक है। ये जो डायमेंशंस लिखी है ये कभी कभार चेंज भी हो जाती है ना, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, तो अप्रोक्सीमेट में चलते हैं हम लोग। जी बताओ।
कैसे? क्या कैसे? ये मेजरमेंट किया गया है साइंटिस्ट लोगों ने। सर चेंज कैसे होता है? चेंज ऐसे हो सकती है, अब एग्जैक्ट तो मेजर कर नहीं सकते हो आप, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कोई ड्रिल मशीन लेके गया है अंदर तो उसने नाप लिया कि हाँ इतने से इतनी होगी, है ना, इंची टेप लेके गया है ना। अप्रोक्स में ये नोट डाउन किया जाता है। तो क्रस्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 40 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा या थोड़ी सी कम थिकनेस रहती है इसकी, ठीक है। और क्रस्ट हमारा किन दो पार्ट से मिलके बना है? एक हमारा है ओशियनिक क्रस्ट और एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक मींस क्या है? अब देखो जैसे आप अर्थ को वॉच करते हो, आप अर्थ को देखोगे तो आपको कुछ ब्लू पार्ट भी दिखता है इसमें, है ना, और कुछ आपको ग्रीन पार्ट भी दिखता है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है जो किससे मिलके बना है? कॉन्टिनेंट से मिलके बना है। अपने उसमें वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स, है ना। और ओशियन कितने हैं? 5 ओशियन, है ना। तो जो ओशियन वाला पार्ट है उसको क्या बोलोगे? ओशियनिक क्रस्ट। और जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है उसको क्या बोलोगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो ये दो पार्ट से मिलके बना है। फिर अब कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। और ये जो बना है इसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब कौन कौन चीजों से ये मिलके बनी है? तो ये मिलके बनी है सिलिका, है ना। सिलिका एक हमारा चीज वो होता है चीज, और एक होता है एल्यूमिना। तो इन दोनों से मिलके बना है। तो सिलिका का SI ले लिया हम लोगों ने, है ना, और एल्यूमिनिया का AL ले लिया। तो ये मिलके क्या बन गया? सियाल, है ना। ये देखो, तो इसको ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है हमारी, इसको और आप किस नाम से जानते हो? सियाल के नाम से। क्यों? क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बनी है ये वाली जो लेयर है ना, तो सियाल कह देते हो। फिर आप कॉन्टिनेंटल आपने जान लिया। अब ओशियनिक के बारे में, तो ओशियनिक किससे मिलके बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम, है ना। तो सिलिका का SI ले लिया और मैग्नीशियम का MA ले लिया, इनिशियल पार्ट्स ले लिए दोनों के। तो ये कौन सी लेयर बन गई आपकी? सीमा। तो इसको आप सीमा लेयर भी कह सकते हो, इसको सियाल लेक। तो इतना समझ में आया ये दोनों नेम कहां से डराइव हुए इसके, ठीक। अब उसके बाद सेकेंड लेयर क्या है हमारी? मेंटल। अब उसके बारे में देखते हैं। लोकेटेड बीनीथ द क्रस्ट, ये क्रस्ट के निचले भाग में पाई जाती है ना। क्रस्ट होगी फर्स्ट लेयर, फिर उसके नीचे कौन सी लेयर आई हमारी? मेंटल, ठीक। इट एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर्स फ्रॉम द क्रस्ट। अब ये क्रस्ट, अब देखो क्रस्ट यहाँ पे एंड हो गई, है ना। अब यहां से लेके जो नीचे जाएंगे कहां तक जाएंगे? 2900 किलोमीटर्स तक। तो इसकी डेप्थ कितनी है? चौड़ाई कितनी है? इसकी गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर्स, ठीक। तो ये मेंटल का वो हो गया 2900 किलोमीटर्स, ये अप्रोक्सीमेटली है ना। फिर उसके बाद अब ये कौन कौन से दो पार्ट्स में बनी है? एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल, ठीक है। फिर अपर मेंटल, अब ये किससे मिलके बनी है? अपर मेंटल जो हमारी वो है लेयर, ये मिलके बनी है सिलिकॉन कंपाउंड से, है ना। और ये कौन से वो सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट पढ़ी है आप लोगों ने, है ना। तो ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है आपकी, ठीक। तो अपर वाली हमारी किससे मिलके बनी है? सिलिकॉन से मिलके बनी है। और ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, ठीक। अब इसी जगह लोअर वाली हमारी, लोअर वो किससे मिलके बनी है? सेमी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो ये है हमारी सेमी लिक्विड स्टेट में। सेमी लिक्विड मतलब आधा सॉलिड आधा पानी, है ना। ठीक है, तो इतना समझ में आया क्रस्ट के बारे में और मेंटल के बारे में। अब थर्ड हमारी कौन सी है? कोर। तो कोर में हम क्या जानते हैं? सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। मान लो अब हमारी जो अर्थ है वो किसकी तरह है? एक बॉल की तरह है। बॉल में आप उसका सेंटर पार्ट निकाल दो, ठीक है, छोटी सी बॉल है ना, इस टाइप की, है ना। तो ये किसकी तरह है? सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ की तरह है, ठीक। ये कितने किलोमीटर तक है?
2900 पे हमारी ये खत्म हो गई थी, मेंटल जो थी हमारी लेयर, है ना। उसके बाद 2900 से स्टार्ट होके 6371 किलोमीटर तक कौन सी आएगी हमारी कोर, है ना। और है, हाँ एप्रोक्स है, सारी डायमेंशंस एप्रोक्स में है, ठीक है। फिर तो इसमें कौन सा है हमारा आउटर कोर और इनर कोर, है ना। जैसे इसमें दो लेयर्स थी हमारी, इसमें दो सब डिवीजन थे इसके, वैसे ही इसमें सब डिवीजन है। अब आउटर और इनर कोर के बारे में जान लेते हैं। ये है आपकी मॉल्टन स्टेट में, मतलब पिघली हुई स्टेट में। जैसे मॉल्टन मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई सॉलिड चीज ली, है ना, उसको पिघला दिया। जैसे आपने कैंडल ली, है ना, तो कैंडल आपने बर्न की, उसके बाद जो उसका मोम बचता है, ऐसा मतलब सॉलिड में भी अगर पूरी तरह नहीं हो सकता और पूरी तरह लिक्विड में भी स्टेट नहीं हो सकता, है ना। पिघली हुई अवस्था में थोड़ी देर के लिए जो होती है, तो वो कौन सी स्टेट होती है हमारी, मॉल्टन स्टेट, ठीक। तो मॉल्टन स्टेट में कौन सी है हमारी आउटर कोर, ठीक। फिर और ये किससे मिलके बनी है, निकेल और आयरन। आयरन जिसको आप फेरस कहते हो, है ना, फेरस साइंटिफिक नेम है इसका आयरन का। तो फेरस का Fe ले लिया और आपने निकेल का Ni ले लिया। तो ये कौन सी लेयर आप कहते हो इसको, कोर वाले को निफे, है ना। इसका कंपोजिशन समझ में आया, है ना। जैसे ये जो हमारी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी, ये सियाल से मिलके बनी थी, है ना। ओशियनिक क्रस्ट हमारी सीमा से मिलके बनी थी, वैसे ही कोर हमारी किससे मिलके बनी है, निफे से, ठीक है। तो ये तीन वर्ड समझ में आए, चलो नोट डाउन कर लो। आवाज नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में समझा है। अब आप लोग नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लिया। चलो अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में। अर्थ का मतलब जो अभी समझा आपने, है ना, जो हमारा प्लेनेट है जिसमें हम रह रहे हैं। और क्वेक का मतलब क्या होता है, क्वेक का मतलब शेकिंग, है ना, हिलना, है ना। तो अर्थ का हिलना क्या कहलाता है, अर्थक्वेक, है ना। अब देखो अर्थक्वेक होता है तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं हमारे। जैसे एक होता है हमारा फोकस। फोकस क्या होता है, जहां पर भी अर्थक्वेक होना स्टार्ट होता है, बिगिनिंग होती है अर्थक्वेक की, है ना, उसको क्या कहते हो आप, फोकस। वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस, है ना। फोकस क्या कहलाता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक समझने से पहले इन पॉइंट्स को आप समझोगे, है ना, तब और क्लियर होगा आपका। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फोकस। फोकस कौन सा पॉइंट है, जहां से अर्थक्वेक बिगिन होता है ना, स्टार्ट होता है। फिर आता है एक पॉइंट आपका एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है, फोकस कहां होगा, फोकस अर्थ के किसी अंदर हिस्से में होगा, है ना, अंदरूनी पार्ट में होगा। और उसी से ही आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो जो पॉइंट निकलेगा वो कौन सा होगा, एपिसेंटर। और ये पॉइंट कहां पर होगा, ऑन सरफेस, है ना, जिस पर हम रह रहे हैं ना, ये वाली सरफेस पे अर्थ की, इसको क्या बोलोगे, एपिसेंटर। द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली अबव द फोकस। फोकस के परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा आप उसको क्या बोलोगे, एपिसेंटर। फिर एक पॉइंट है आपका फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट मीन्स क्या समझते हो आप हिंदी में, गलती। हाँ, गलती या दोष। अब देखो फॉल्ट, अब ये जो अर्थक्वेक हुआ है इसका फॉल्ट क्या था, क्या कारण था उसका, है ना, क्या दोष था धरती में ऐसा जिससे कि हमारा अर्थक्वेक अकरेंस हुआ है, तो उसको क्या बोलोगे, फॉल्ट। तो फॉल्ट मीन्स क्या, जैसे आपके पेपर में कम नंबर आए तो आपकी फॉल्ट कहां रह गई, क्या कमी रह गई आप में, है ना। तो आपका क्या वीक पॉइंट रह गया, कौन से सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक आप रीड आउट नहीं किया था, आपने लर्न नहीं किया था, उसी में से क्वेश्चन आ गया आपका, है ना, तो उसको क्या बोलोगे, फॉल्ट। तो अब अर्थक्वेक की भाषा में इसको क्या कहेंगे, अ वीक पॉइंट इन द टेक्टोनिक प्लेट वेयर प्रेशर विद इन द क्रस्ट इज रिलीज्ड। अब टेक्टोनिक प्लेट्स, अब देखो जैसे हम लोग चाय लेके जाते हैं सामने, ट्रे में लेके जाते हैं मेहमानों के सामने, है ना,
तो ट्रे हमारा क्या है, ट्रे को समझ लो आप टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना। और जो चाय का कप प्लेट है उसको क्या समझ लो, अर्थ समझ लो, है ना। समझ में आ रहा है। अब आप ट्रे अगर हिलाओगे तो आपका जो कप है वो भी, उसमें भी वाइब्रेशन होंगे, वो फैल सकती है ना। कप फैलेगा? नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा? ट्रे आप हिला रहे हो, मान लो ये आपकी ट्रे है, ठीक है, और ये आपका कप है। अब आप इस ट्रे को हिला रहे हो तो कप नहीं हिल रहा आपका, उठाएंगे थोड़ी, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। क्या अर्थ फेविक्विक से चिपकी होती है? अर्थ थोड़ी चिपकी होती है, ठीक। तो टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब क्या है, टेक्टोनिक प्लेट पर ही हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो रखी हुई है ना। तो टेक्टोनिक प्लेट्स में अगर वाइब्रेशन होंगे तो आपकी अर्थ भी शेक होगी, है ना। तो टेक्टोनिक प्लेट्स में अगर कुछ कमी रह गई है या फिर उसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, उस पॉइंट को क्या बोलोगे, फॉल्ट बोलोगे, और उससे ही आपका अर्थक्वेक अकरेंस होगा, ठीक। तो इसको नोट कर लो, नोट डाउन कर लो इसको। चलो चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब पिछली स्लाइड में हम लोगों ने फॉल्ट कवर कर लिया था, एपिसेंटर कवर कर लिया, फोकस कवर कर लिया। अब 2 पॉइंट्स और बचे हैं आपके। प्लेट्स क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट, जैसा कि मैंने समझा दिया है ना। उसके बाद आता है आपकी सीस्मिक वेव्स। अब सीस्मिक वेव से आप क्या समझते हो, आप जैसे अर्थक्वेक है वो एक फोकस है, उसके बाद वो ट्रेवल करेगा, है ना। जैसे ये आपका क्या है, ये है आपका फोकस, है ना। अब इसमें से देखो आपकी रेज निकल रही हैं, ये देखो, है ना। ये तो ये सारी क्या है, ये है आपकी सीस्मिक वेव्स, है ना। जो भी वेव्स अर्थक्वेक में अकर करती हैं उनको क्या कहेंगे, सीस्मिक वेव्स, ठीक है। ये एनर्जी के फॉर्म में होती हैं आपकी, ठीक। जैसे ये आपका वो है सन, है ना, इससे आपकी किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं, सन रेज। वैसे इससे समझ लो फोकस, फोकस से आपकी क्या निकल रही है, वेव्स निकल रही हैं, है ना। चलो नोट डाउन कर लो कुछ अगर करना हो, नहीं तो आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? नहीं, नोट डाउन करना है, ओके कर लो। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब जियो मीन्स क्या होता है, जियो मीन्स होता है हमारी अर्थ, है ना। तो अर्थ में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, है ना, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। कौन कौन से हैं, फोर्सेस के बारे में, है ना। अर्थ में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, एक होता है एंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक। अब देखो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, एंडो मतलब अंदर, है ना, या बोल सकते हो इनसाइड, है ना। तो वो फोर्सेस जो सारे आपके इनसाइड अर्थ अकर होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके एंडोजेनिक फोर्सेस। और एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन कौन से होंगे, जो आउटसाइड अर्थ अकर होते हैं, ठीक है, आउटसाइड या फिर बाहर, ठीक। तो अब इसमें एग्जांपल समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे एंडोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, स्लो मूवमेंट होते हैं, है ना, बहुत धीरे धीरे अकर करते हैं, और सडन मूव करते हैं, है ना, बहुत तेजी से। तो स्लो मूवमेंट में कौन से आएंगे, ये आएंगे आपके, जैसे वर्टिकल कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, है ना। कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग मतलब जो भी आपके कॉन्टिनेंट्स वगैरह है ना, तो उनका वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल क्या ऐसा होता है, ऐसा, है ना, खड़ा हुआ, और हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, ऐसे लेटा हुआ, है ना। और हॉरिजॉन्टल माउंटेन बिल्डिंग्स, है ना, जो आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो माउंटेन्स बनेंगे वो किसके अंदर आएंगे, स्लो मूवमेंट के अंदर आएंगे। फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के फर्दर पार्ट्स हैं, जैसे वर्टिकल में कौन से, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। जैसे कॉन्टिनेंट बिल्डिंग है, अब देखो जैसे कोई कॉन्टिनेंट बन रहा है तो कॉन्टिनेंट होता कहाँ पे है, वाटर में ही, तो मतलब वाटर से अलग ही तो होगा, है ना। अब देखो जैसे ये हमारा कॉन्टिनेंट है मान लो, है ना, तो इसके ऊपर कुछ ऐड हो गया आके, है ना, तो ये अपवर्ड में बनता जाएगा, है ना। और अगर इसके कुछ नीचे ऐड हो गया, है ना, तो नीचे, जैसे मान लो ये हमारा कॉन्टिनेंट है, इसके नीचे नीचे ऐड होता जा रहा है तो वो कैसा कहलाएगा, डाउनवर्ड।
और कॉन्टिनेंट के ऊपर ऊपर ऐड होगा तो वो क्या कहलाएगा, अपवर्ड। ठीक है, समझ आया। फिर हॉरिजॉन्टल माउंटेन बिल्डिंग। अब माउंटेन बिल्डिंग मतलब जो पहाड़ होते हैं वो कैसे बनेंगे हमारे, तो उनकी भी दो प्रोसेस होती है। एक होती है फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब पास आना है ना, कंप्रेस करना, और टेंशन मतलब खिंचाव है ना, दूर दूर जाएंगे तो दूर दूर जाएं या फिर पास पास आए तो फिर माउंटेन फॉर्म होगा उससे। फिर सडन मूवमेंट में ये थे हमारे स्लो मूवमेंट वाले में, और सडन मूवमेंट में कौन से होंगे, जैसे वोल्केनिज्म है ना, जैसे मतलब वोल्केनो वगैरह है तो ये सडन मूवमेंट होते हैं, अचानक से कोई चीज होगी। और अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या पहले से बता के आता है कि हम आ रहे हैं 2 घंटा में इंतजार करना हमारा, है ना, एकदम से आ जाएगा कि हाँ एकदम अरे अर्थक्वेक आ गया है ना वो, और वो पता कैसे चलेगा, सीस्मोग्राफ से, है ना, उसमें सीस्मोग्राफ भी अभी पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें पता लगेगा, है ना। तो अब हम लोगों ने एंडोजेनिक पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे अर्थ के बाहर होंगे, ठीक है, ठीक है, मतलब अर्थ की सरफेस पे होंगे। तो अब सरफेस पे अर्थ की कौन कौन सी होंगी, जैसे कि वेदरिंग है ना, इरोजन और डिपोजिशन। वेदरिंग अगली स्लाइड में भी समझेंगे हम, इरोजन समझेंगे और डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या क्या मतलब होता है, किसी चीज का एक के ऊपर एक सतह वो मतलब सतह बनते जाना, है ना, कोई लेयर बाय लेयर कोई चीज होते जाना, जैसे रनिंग वाटर के थ्रू होती है, ये ग्राउंड वाटर के थ्रू होगी, ग्लेशियर्स का एग्जाम्पल है, और वेव्स और करंट और विंड। और इसमें ये सब में आपकी अब इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो अब डिफरेंस हम समझ लेते हैं, ठीक है। और एक्सोजेनिक कहां पे होते हैं, सरफेस पर, आप ये ध्यान रखना, और ये कहां पर होते हैं, पृथ्वी के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर। चलें आगे बढ़े इससे, चलो आगे देखते हैं, आगे पॉज करो। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इरोजन और वेदरिंग के बारे में। अब देखो आप जैसे कि इसमें देख सकते हो, इसमें क्या हो रहा है, ये कुछ हमारे रॉक्स के टुकड़े थे, ठीक, तो बारिश हुई और फिर बारिश होने के बाद ये जो रॉक्स के टुकड़े थे वो छोटे छोटे और टुकड़ों में चेंज हुए, और फिर क्या हुए, यहाँ पे आके जमा हो गए, ठीक है। तो ये वाला हमारे प्रोसेस क्या हो गया, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये सेडिमेंट हो गया आके, है ना, या फिर डिपोजिशन हो गया यहाँ पे, है ना। तो डिपोजिशन और इरोजन समझ में आया, है ना। इरोजन मतलब कोई चीज टूट के और ट्रेवल हो जाती है, ट्रेवल होके फिर दूसरी जगह पे डिकम्पोज हो जाती है ना, मतलब जमा हो जाती है। फिर तो इरोजन क्या होता है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉलिड्स बाय विंड, वाटर एंड आइस। और ये किसके थ्रू होता है, मान लो ये रेन हो रही है ना, या फिर विंड से हो सकता है या फिर आइस से हो सकता है, ठीक है। ये तीन इसके कारक हैं जो इसको प्रभावित करेंगे, ठीक। फिर द इरोडेड मटेरियल आर डिस्प्लेस्ड, और जो भी इरोडेड मटेरियल है मतलब जिस पर भी इरोजन बनाया गया है, किया गया है, तो वो दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाएगा। द डिफरेंस टाइप्स ऑफ इरोजन आर वाटर, विंड, आइस, थर्मल एंड ग्रेविटी इरोजन, ठीक है। ये इनके टाइप्स हैं सारे कि कैसे कैसे इरोजन हो सकता है। फिर और ये सारे आपकी एक्टिविटीज हैं या कॉजेज हैं इरोजन होने के, ठीक। अब आप समझ लेते हैं वेदरिंग के बारे में। तो वेदरिंग मींस क्या होता है, अब देखो ये रॉक्स के यहाँ पर कुछ पार्ट्स पड़े हुए थे, है ना, तो ये टूट गए, लेकिन क्या ये ट्रांसपोर्ट हुए, नहीं हुए, है ना, दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करते हैं, वहीं टूट के वहीं पर बने रहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वेदरिंग, ठीक है। केवल ब्रेकिंग डाउन होती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, तो वो वेदरिंग हो जाती है। और जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाए और दूसरी जगह जाके वो हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, तो वो क्या होता है, इरोजन। तो ये मेन डिफरेंस है आपका। फिर अब इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। इट इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, सॉइल्स एंड मिनरल्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके फिर ये क्या हो जाते हैं,
उसी जगह पर डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, उसी जगह पर टूट के वहीं पर बने रहते हैं, ठीक, ट्रेवल नहीं करते हैं। द वेदर्ड मटेरियल्स आर नॉट डिस्प्लेस, ठीक है, ये डिस्प्लेस नहीं होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग इंक्लूडेड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक, ये सारे आपके टाइप्स हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिर क्या आता है, वेदरिंग इज कॉज्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स लाइक एयर प्रेशर, ठीक, तो एयर प्रेशर के थ्रू ही हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, ठीक, उसके भी उतने ही सारे कारण है। तो मेन डिफरेंस आपको समझ में आया इरोजन और इसके वेदरिंग के बारे में, ठीक। चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अर्थक्वेक में पढ़ा था पिछली स्लाइड में हम लोगों ने, अब हम लोग सीस्मोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। सीस्मोग्राफ क्या होता है, एक आपका ऐसा मटेरियल होता है या फिर कोई आपका ऐसा, पॉज करो, हाँ, अब हम पढ़ते हैं सीस्मोग्राफ के बारे में। सीस्मोग्राफ क्या है, एक आपका ऐसा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज आप किस में करते हो, अर्थक्वेक मेजर करने में। जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा है ना, तो आपको सीस्मोग्राफ से पता लग जाएगा, ठीक। इसमें क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक आपका फ्रेम लगा होता है इस टाइप का, है ना, उसमें क्या होता है, एक वायर सस्पेंड होता है ना, एक वायर लटक रहा होता है, उसके नीचे क्या होता है, एक हैवी वेट लटक रहा होता है, ठीक, और उसके नीचे एक पेन टाइप का लगा होता है, ठीक। और क्या होता है, एक ये आपकी एक पेज टाइप का लगा होता है जो रिवॉल्व कर रहा होता है ना, रोटेट कर रहा होता है आपस में, ठीक, इस टाइप से रोटेटिंग पेपर ड्रम, ठीक। और इसमें क्या होता है, जैसे ये पेन है ना, पेन इस टाइप से रहेगा आपका, और ये जो आपका ड्रम है ये ऐसे रोटेट होता रहेगा, है ना। तो अगर कोई जो फ्रेम आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक। अब जैसे अर्थक्वेक आएगा तो ये फ्रेम भी तो वाइब्रेट करेगा, तो ऐसे, और ये रोटेट कर रहा है तो ऐसे ऐसे ये नोट डाउन करता रहेगा, है ना। तो ऐसे जिगजैग अगर लाइन बन रही होंगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ अर्थक्वेक आ रहा है ना, फिर उसके प्रिकॉशन किए जाएंगे अर्थक्वेक के, ठीक। तो आपको समझ में आया कैसे ये वर्क करता है। और ये देखो इधर साइड से आप देख सकते हो स्ट्रक्चर इसका, ये रिवॉल्विंग पेपर आपका रोटेटिंग पेपर है ना, और ये पेन और वेट लगा हुआ है, और ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। फिर अब देखो, जैसे ये आपकी सीस्मिक एक्टिविटी हुई है ना, बताया मैंने, जैसे अर्थक्वेक आता है तो सीस्मिक वेव्स भी प्रोड्यूस होती हैं, तो ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये देखो, तो उसके बाद आपका ये जो फ्रेम है ये वाइब्रेट करने लगेगा, तो फिर ये नोट डाउन करेगा ये जिगजैग लाइंस, ठीक है, उसी से हमें पता लग जाएगा कि अर्थक्वेक आ रहा है। फिर अब हो गया, हाँ, अब सीस्मोग्राफ के बारे में जान लिया हम लोगों ने। अब हम दूसरा क्या समझेंगे, एक होती है आपकी रिचर स्केल, ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि अर्थक्वेक आया है, लेकिन कितनी इंटेंसिटी से आया है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है ना, कितनी तेज अर्थक्वेक आ रहा है, ये आपको किससे पता लगेगा, इसके लिए मेजर करने के लिए आपकी एक स्केल होती है जिसको आप कहते हो रिचर स्केल, ठीक है। एक रिचर नाम के हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया था, ठीक, तो इसी उनके ही नाम पे इसका नाम पड़ गया रिचर स्केल, ठीक। अब रिचर स्केल में क्या होता है आपका, ये देखो आपकी इंटेंसिटीज लिखी हुई है ना, कि कितनी तेज आपका जो अर्थक्वेक है वो आ रहा है, जैसे, और ये कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होके ये 10 तक आता है ना, तो 10 मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आ रहा है ना, बहुत तेज अर्थक्वेक आ रहा है, और 1 का मतलब 1.0 का मतलब बहुत ही माइन्यूट है, माइक्रो, है ना, कोई खतरा नहीं है हम लोगों को, और ये बढ़ के जैसे 1 2 3 4 और ये इंटेंस होता जाता है ना, और ये सारे आपके वो लिखे हुए हैं कि किस तरीके से ये आता है, ठीक। जैसे 1 पे आपका 1 से 2 तक होगा तो आपका माइक्रो हो जाएगा, 3 to 4 होगा तो माइनर हो जाएगा, फिर 4 to 5 होगा तो लाइट, और 5 to 6 मॉडरेट, है ना, कि मतलब हल्का हल्का खतरा है ना, घर वगैरह आपका हल्का हल्का शेक वगैरह हो सकता है। फिर स्ट्रॉन्ग मतलब 6 to 7 की घर की जो टाइल वगैरह है वो उखड़ सकती है ना, जो आपका ये जो रूफ वगैरह है वो टूट सकती है। फिर घर आपका पूरा टूट जाएगा अगर 7 to 8 होगा, है ना, मेजर, जैसे कि अभी रिसेंटली कहां पर आया था अर्थक्वेक, है ना, रशिया में, और नेपाल में भी आया था, है ना,
और एक आपका इंडिया में भी आया था भुज अर्थक्वेक के नाम से। हाँ, थाईलैंड में, है ना। ऐसे अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, है ना। तो अब हम लोगों ने पढ़ा मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है। अब और जो ग्रेट होगा मतलब बहुत तेजी से आया है, वो किस में होगा, 9 to 10, है ना। इसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका, है ना, बहुत ही तबाही मच जाएगी, ठीक। तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से अर्थक्वेक ऐसे जगह, मतलब ऐसे कोई जगह है जहां पर बहुत सारे अर्थक्वेक आते जाते रहते हैं, ठीक। तो ये सारे हैं आपके, ठीक है, ठीक। तो ये रीड आउट आप कर लेंगे, पॉज करके आप रीड आउट कर लीजिए। चलो, तो अब नेक्स्ट है हमारे, अब जैसे कि हमने सीस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ा था, है ना। हाँ, तो सीस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ा था। अब वेव्स भी हमारी बहुत टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, प्राइमरी वेव होती है, फिर एक आती है हमारी सेकेंडरी वेव, फिर आती है हमारी सरफेस वेव्स, ठीक है, सरफेस वेव्स। इसमें सरफेस वेव्स में भी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, लव वेव्स और रेलिन वेव्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी, ठीक। तो अब हम इनको थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेते हैं। तो आपकी 3 टाइप्स की वेव है, कौन कौन सी, प्राइमरी जिसको पी वेव्स कहते हो, सेकेंडरी जिसको एस वेव भी कह सकते हो, और फिर आती है सरफेस वेव्स, ठीक है। तो प्राइमरी वेव्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है, ये होती हैं आपकी कंप्रेशन वेव्स, है ना। और इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिवली एक्सपेंड एंड कंप्रेस मटेरियल दे पास थ्रू। अब ये प्राइमरी वेव जिससे भी ट्रेवल थ्रू करेंगी, है ना, जिससे भी गुजर के जाएंगी, उसमें क्या उत्पन्न करेंगी, कंप्रेस करेंगी और एक्सपेंड करेंगी। जैसे आप स्प्रिंग लेते हो, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो और उसको एक्सपेंड करते हो, तो ये किसके अंदर आता है, जैसे देखो ये आपकी क्या है, ये स्प्रिंग है एक, तो आपने यहां पर क्या किया है, अब इसको आप मूव करोगे तो कुछ पार्ट में आपका कंप्रेशन होगा और कुछ पार्ट में आपका वो होगा एक्सपेंशन, है ना। तो कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन ऐसे चलता रहेगा। तो ये कौन सी वेव्स होती हैं, हमारी प्राइमरी वेव्स होती हैं। फिर ट्रेवल द फास्टेस्ट ऑफ ऑल 3, और तीनों वेव्स में से सबसे फास्ट जो ट्रेवल करती हैं वो कौन सी होती हैं, प्राइमरी वेव, ठीक है। ट्रेवल पैरेलल टू इट्स मूवमेंट, और ये कैसे ट्रेवल करती हैं, पैरेलली। पैरेलली आप जानते हो, ऐसे, है ना, जो कभी मीट नहीं होते हैं, ऐसी चीज वो, ठीक। तो ये पैरेलल मूव करती हैं। और ये देखो, जैसे इस आप डायग्राम से समझ लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन। अब ये जो मोशन है इसका कहां से, यहां से हो रहा है, यहां से यहां, तो और ये क्या है आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ये भी आपका यहीं पे हो रहा है। और ये आपका सक्सेसिव टाइम, मतलब कभी कंप्रेशन होगा, कभी एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, ये आपका चलता रहेगा, ठीक। तो ऐसे समझ लेते हैं इसको। तो अब हम लोगों ने पढ़ा है प्राइमरी वेव्स के बारे में। अब सेकंड हमारी आती है सेकेंडरी वेव्स, है ना। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेकेंडरी वेव्स को और आप क्या कह सकते हो, एस वेव्स कहते हो, है ना, एस फॉर सेकेंडरी। ये कैसे ट्रेवल करती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये, है ना। ट्रांसवर्स मतलब ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगी, है ना, इस टाइप में, है ना, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स मोशन, ठीक है। और ये पी वेव से स्लोअर होती हैं, है ना। पी वेव्स जो प्राइमरी वेव्स थी हमारी, उनसे स्लोअर ट्रेवल करती हैं। ट्रेवल एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, और जो जिस टाइप में मोशन कर रही होंगी उनसे राइट एंगल में, जैसे ये आपका क्या है, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना, तो ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे राइट एंगल बन जाएगा तो फिर इधर मुड़ जाएंगे, है ना। तो राइट एंगल नेचर में आपका ट्रेवल करेंगे। विल नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड एंड गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये किस में ट्रेवल नहीं करेंगी, लिक्विड और गैसेस में आपकी ट्रेवल नहीं करेंगी। ये केवल किस में, केवल सॉलिड स्टेट में ही ट्रेवल कर सकती है, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, है ना। तो देखो, जैसे आपने कोई एक स्प्रिंग ली है ना, तो उसको कैसे मूव कराओगे आप, इस टाइप से, है ना, ऐसे ऐसे मूव कराओगे।
है ना, ऐसे आपने पकड़ लिया, ऐसे 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 मूव कराओगे तो वो कौन सा हो गया आपकी, वो जो शो करेंगे वो कौन सी वेव शो करेंगे, सेकेंडरी वेव शो करेंगे, है ना। तो आप देख सकते हो, और फिर ये सक्सेसिव टाइम्स, जैसे ये देखो अब ये जैसे यहाँ पे अब मुड़ा हुआ था, फिर ये इधर पे आगे मुड़ गया, है ना, तो ये ट्रेवल कर रहा है आगे के थ्रू, और लास्ट में देखो यहाँ तक सीधी आई, फिर ये ऐसे ट्रेवल कर गई, है ना। और ये किस मोशन में ट्रेवल करती हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना, इस मोशन में, ठीक। तो अब हम लोगों ने सेकेंडरी वेव समझ लिया है। अब उसके बाद अब देखो अब इनका मूवमेंट कैसे होता है, अब ये समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है अर्थ का, अब एपी सेंटर हम लोग समझ चुके हैं, है ना। एपी सेंटर क्या होता है, जो भी फोकस से परपेंडिकुलर डालोगे आप किसकी तरफ, सरफेस की तरफ, तो जो आपको पॉइंट मिलेगा वो आपका एपी सेंटर कहलाएगा, है ना। तो एपी सेंटर से ये वेव्स ट्रेवल करेंगी, कैसे, इस टाइप से, है ना। ये देखो आपकी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, है ना, और कुछ इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। और ये देखो अब आपको हमने बताया है कि कोर कौन सी स्टेट में होता है, हाँ, मोल्टेन स्टेट में। तो ये जो एस वेव्स है हमने आपको बताया ये तो केवल सॉलिड से ही ट्रेवल कर सकती हैं, है ना। तो ये क्या इस एरिया में आ सकती हैं, एंटर कर सकती हैं, नहीं एंटर कर सकती हैं, है ना। तो ये केवल इसी एरिया में रहेंगी। तो ये सारे, तो ये आपका ये इतनी एरिया में ये क्या रह पाएंगी, नहीं आ पाएंगी, है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे, एस वेव शैडो जोन। शैडो जोन मतलब क्या होता है, शैडो किसको कहते हो आप, परछाई, मतलब वो पार्ट जहां पर आपकी लाइट नहीं पहुंच पाती है ना। अब जैसे लाइट नहीं पहुंच पा रही है वैसे ही ये एस वेव यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये क्या हो गया, एस वेव का शैडो जोन हो गया, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई आपको। और ये सारे आपके हमने क्या बनाया है, ये सब है आपके एस वेव के पैटर्न्स, कैसे कैसे ये ट्रेवल करेंगी, ठीक। अब इधर पे समझ लो पी वेव पैटर्न्स, है ना, ये कैसे ट्रेवल करेंगी, ये आपका एपी सेंटर हो गया, उससे ये ट्रेवल कर रही है यहाँ पर, है ना। तो और हमने ये भी बताया है पी वेव्स किस में ट्रेवल कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में ट्रेवल कर सकती हैं। तो ये क्या कोर को वो कर पाएंगी, गोन थ्रू कर पाएंगी, है ना, उससे भी पार कर जाएंगी इसको, है ना। तो ये सारी आपकी यहाँ पे भी ट्रेवल कर जाएंगी, है ना। तो ये देखो, लेकिन आप देखो यहाँ पर भी कुछ हिस्सा इसका छूट रहा है ना, यहाँ पर भी पी वेव हमारी नहीं पहुंच पा रही है। तो ये वाला जो जोन होगा, ये वाला जो एरिया होगा, उसको आप क्या कह दोगे, पी वेव शैडो जोन कह दोगे, है ना। हाँ, जहां पर पी वेव आपकी ट्रेवल नहीं कर पा रही है, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आई। और जैसे इस हिस्से में था वैसे ही इधर साइड भी आपका हो गया, है ना। और इसकी डिग्री कहां तक होती है, 103 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक, है ना। और इसकी यहाँ पे 103 डिग्री से लेके नेक्स्ट 103 डिग्री तक, है ना। ये देखो ये पूरा वाला जोन, है ना। तो चलो अब हम लोगों ने समझ लिया प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आप समझ रहे हैं, ये एक और फिगर हमने बनाया था, है ना। अगर आपको उस फिगर से नहीं समझ में आता तो आप ये वाला फिगर भी देख सकते हो, है ना। अब चलो अब हम सरफेस वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस वेव, अर्थक्वेक वेव्स कौन सी होती हैं, जो हमारे सरफेस के ऊपर होती है, ठीक। अब इसमें भी हमारी 2 टाइप्स की वेव्स होती हैं, एक होती है रैले वेव्स और एक होती है लव वेव्स। लव वेव्स और रैले वेव्स, रैले वेव्स में क्या होता है, ये ट्रेवल तो ऐसे ऐसे करती हैं, लेकिन इसमें आपका सर्कुलर भी बनता है ना, इस टाइप से। जैसे द आर वेव्स मूव कॉन्टिन्यूअसली फॉरवर्ड ऑल्दो द इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव वर्टिकली इन एन इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल क्या होता है, इस टाइप से आपका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये मूव करेगा और जो भी इसके ऊपर होगा ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना। जैसे आपका वाटर ट्रेवल करता है ना, वाटर की वेव्स होती हैं, उसी टाइप से इसमें भी होती है आपकी, है ना, ये वाले आर वेव्स में जो होती है। फिर आता है आपका लव वेव्स। इसमें क्या होता है, इसमें बैक एंड फोर्थ मूव करता है, इस टाइप से, कभी इधर होगा फिर कभी इधर आ जाएगा,
फिर इधर होगा, फिर कभी इधर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, सर्कुलर में मूव करेगा। बस इतना सा डिफरेंस होता है आपका, इसमें सर्कुलर मूव करेगा और इसमें बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। ठीक है, टू एंड फ्रो। तो आप रैले वेव्स में लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो इलिप्टिकल, है ना, और इसमें लव वेव्स में आप क्या लिख सकते हो कि बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, मतलब आगे पीछे, है ना, और इसमें सर्कुलर में मूव करेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इस वाली स्लाइड में हम लोगों ने समझा है सरफेस अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट किस तरीके से होता है। तो इसमें मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। फिर इसमें 3 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं आपके, कौन कौन से, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। अब देखो डाइवर्जेंट में क्या होता है, जैसे ये आपकी कोई टेक्टोनिक प्लेट है तो ये इधर से और ये इधर से, है ना, एक्सपेंड हो रही होगी। ठीक, तो इसको क्या कहोगे, डाइवर्जेंट। जैसे डाइवर्जेंट से आप समझ भी सकते हो कि कोई चीज डिवाइड हो रही है। ठीक, और इसमें देखो यहां पर अब जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट्स इधर उधर जाएंगी तो ये जो हमारे अर्थ के अंदर जो लावा भरा हुआ है, जो मतलब जो उसकी पार्ट है कोर का, है ना, आउटर कोर और इनर कोर, उसमें क्या है, बहुत ही जो फायर है वो बहुत भरी हुई है मॉल्टन स्टेट में, है ना, तो वो ऊपर आएगी, है ना। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक, फिर कन्वर्जेंट में क्या होता है, कन्वर्जेंट में ये दोनों पास पास आएंगे। ठीक है, कोई 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में पास आ रही होंगी और उसमें क्या बनेगी, आपकी ट्रेंच बन जाएगी। ट्रेंच मींस क्या होता है, खाई। ठीक है, तो खाई बन जाएगी और यहां पर देखो आपका वोल्केनो बन सकता है ना। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है, जैसे अब मान लो ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपकी, तो ट्रांसफॉर्म मतलब आगे पीछे हो जाएंगी, है ना, इधर उधर हो जाएंगी, मतलब ये मूव ऐसे नहीं करेंगी, इस टाइप से मूव करेंगे आपकी। ठीक है, तो इसमें अब देखो आप इसमें देख सकते हो, इसमें आपका वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है ना, और इसमें भी हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन, लेकिन इसमें नहीं हो सकता है ना। तो ये टेबल आपको पूरी चीज समझाती है। देखो टेबल, अब इसमें डाइवर्जेंट में कौन सा मोशन होता है आपका, स्प्रेडिंग, है ना, अलग अलग होना। फिर इसमें कौन सा मोशन होता है, सबडक्शन, है ना, एक के ऊपर एक आ जाए, है ना। फिर इसमें क्या, ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, लेटरल स्लाइडिंग, है ना, स्लाइड करेंगे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपके। फिर इफेक्ट क्या होगा इसका, कंस्ट्रक्टिव, है ना, कोई चीज बन जाएगी, है ना, जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, वोल्केनो बन रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव, है ना, कोई चीज आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जैसे ओशियनिक लिथोस्फीयर आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, ओशियन, जो ओशियन के पार्ट्स थे वो आपके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और ट्रांसफॉर्म में क्या हो सकता है, कंजर्वेटिव, इसका मतलब लिथोस्फीयर क्रिएटेड और नॉट डेस्ट्रॉयड, है ना, मतलब आपके कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जैसी चीज है वैसी ही रहेगी आपकी, ना कोई चीज डेस्ट्रॉय होगी और ना ही कोई चीज कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, और फिर आप टोपोग्राफी देख सकते हो, है ना, इसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसमें रिफ्ट की स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, रिज। और ट्रेंच मतलब खाई वगैरह बन सकती है इस वाले में, और इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, नो मेजर इफेक्ट। ठीक है, फिर वोल्केनिक एक्टिविटी, अब इन दोनों में यस है, मतलब इन दोनों में वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है और इसमें कोई भी वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को।